तेरा जुनून। दोस्तों नमस्कार, मैं एक बार फिर आपके लिए एक इंट्रोडक्शन लेक्चर लेकर आया हूं। दोस्तों आज लास्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन का। बेटे मैं आज आपको सस्टेनेबिलिटी की बातें बताने वाला हूं। बेटे आपने पहले 2 इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स मेरे जरूर देखे होंगे। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था एथिक्स क्या होता है, एथिक्स क्या होता है। फिर बताया दूसरे लेक्चर में गवर्नेंस क्या होता है। आपको गूगल में लेकर गया, आपको यूट्यूब में लेकर गया, आपको ICSI की साइट तक लेकर गया। और बेटे मैंने अलग अलग चीजों से आपको बताने की कोशिश की व्हाट इज एथिक्स, व्हाट इज गवर्नेंस। और आज वो समय आ गया, वो लम्हे आ गए जब मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी। तो बेटे आज कमर कस के बैठ जाए, क्योंकि इंट्रोडक्शन आज खत्म हो जाएगा और फिर हम लेक्चर शुरू कर देंगे, हम एथिक्स को शुरू कर देंगे। उसका चैप्टर 1 भी आज ही मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, क्योंकि आपके पेपर्स बस आने ही वाले हैं। तो बेटे रजिस्टर खोल ले और एथिकली आपको मालूम है कि क्या ठीक है और क्या गलत है। इसलिए मैं बार बार नहीं बोलूंगा। मैं भूपेश आनंद अपनी होश में आपको ये बात बताने वाला हूं कि ये जो चैप्टर, ये जो सब्जेक्ट हम कर रहे हैं बेटे इतना इजी है, इतना लॉजिकल है कि आपके 70+ आ सकते हैं अगर आपने टेक्निक्स यूज की तो। आइए आइए मेहरबान कदरदान। बेटे 30 मार्क्स के लिए, 30 नंबर के लिए, 30 नंबर। एक एक नंबर से बच्चे फेल हो जाते हैं बेटे। मैं कई बार एक एक नंबर से फेल पास हुआ। 30 नंबर, 4 स्टडी मटेरियल्स बेटे। 30 नंबर में 4 स्टडी, स्टडी 14, स्टडी 15, स्टडी 16 और स्टडी 17। 4 स्टडी मटेरियल्स। और कमाल की बात, बड़े इजी स्टडी मटेरियल्स, रोजमर्रा की लाइफ की बातें करेंगे हम आज ऐसी बातें करेंगे जो आपकी आंखों में आंसू ले आएंगे। बेटे बेटे आज आप सेंटिमेंटल हो जाना। मैं आज ऐसी बातें बताऊंगा आपको सस्टेनेबिलिटी के बारे में कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको लगेगा क्या ऐसा ही है। तो चलिए 30 मार्क्स के लिए, 30 मार्क्स के लिए मैं आज एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर ले रहा हूं। लास्ट लेक्चर है। मैंने पहले और दूसरे लेक्चर में आपको बताया था कि भाई टोटल 6 क्वेश्चंस आते हैं, पार्ट बी में 2 क्वेश्चंस आते हैं, 5th और 6th में चॉइस होती है, 6th और 6A, 5th के भी और 6th के भी 3-3 पार्ट्स करने होते हैं। इसका मतलब आपको टोटल 6 पार्ट्स करने हैं। एक पार्ट 5 नंबर का है, स्टडी मटेरियल्स 4 है, पार्ट्स 6 हैं, आएगा ही आएगा। और मैंने अपनी बुक में, जो आपके पास बुक है बेटे, आपके पास सस्टेनेबिलिटी की बुक है, उस बुक में लगभग सस्टेनेबिलिटी को लेकर मैंने 15 से 20 कंसेप्ट्स डिवाइड कर दिए बेटे। 4 स्टडी मटेरियल्स को 20 कंसेप्ट्स में डिवाइड किया और 25-30 क्वेश्चन से अभी देख लेंगे, अभी देखेंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। कुछ पीपीटीज बनाई, कुछ आज तो बहुत कुछ करना है हमने। चलिए शुरू करते हैं। मैं भूपेश आनंद अपनी होश में आपके सामने आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर की लास्ट सीरीज लेक्चर 3 जो हमें सस्टेनेबिलिटी की बातें बताएगा। सस्टेनेबिलिटी लेक्चर 3 इंट्रो लेक्चर 3। और बेटे मेरा मेन मुद्दा रहेगा सस्टेनेबिलिटी होती क्या है। बेटे सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट क्या है। क्या लगता है कि खाली हम ग्रो करते जाएं और जितनी मर्जी रिसोर्सेज यूज करते जाएं, क्या ये ठीक बात है? हमारे हिंदुस्तान में ये प्रथा चली आई है
कि जो 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 दादाजी होते हैं वो अपने बेटे के लिए वो पिताजी बन गए, और वो पिताजी अपने बेटे के लिए कुछ ना कुछ वेल्थ जरूर छोड़ के जाते हैं। बेटे हमारे हमारे हिंदुस्तान में एक खासियत है, आप किसी भी रिलीजन के हो, जो पेरेंट्स होते हैं, जो हमारे बुजुर्ग थे, वो सारी वेल्थ को कंज्यूम नहीं करके गए। उन्होंने जो भी कमाया वो अपने वंशजों को देके चले गए। बेटे लाइफ है ही ऐसी, आपको जो मौका मिला है, आप इस धरती में आए हो, और धरती में जो रिसोर्सेज है जितनी है आप बेफजूल यूज करते जाओगे तो बेटे आप एनवायरमेंटल एथिक्स के अगेंस्ट चल रहे हो। एक बच्चे को नींद आ रही थी, वो कहता बेटा कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा बेटे भी समझाया नहीं है, खड़े तो हो जाओ, पानी पी लो, कमर सीधी कर लो, रजिस्टर खोल लो, हाइलाइटर्स निकाल लो। आज मैंने आपको बताना है कि आपको आने वाले लेक्चर्स में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या टूल्स होने चाहिए, रजिस्टर कौन सा होना चाहिए, हाइलाइटर कौन से होने चाहिए, वो सब देखेंगे। अब सुनिए जी, ध्यान से मेरी बात को सुनिए। एक ह्यूमन बीइंग को आपके हिसाब से एक कंपनी सेक्रेटरी को, क्योंकि आप सब सीएस बनने वाले हैं तो मैं जान के आप ही के ऊपर एग्जांपल लेता हूं। आप, भगवान करेगा कि आने वाली 25 फरवरी और 25 अगस्त में आप सीएस बन ही जाएंगे। बेटे क्वालिफाइड सीएस बन ही जाएंगे। क्या लगता है एक ह्यूमन बीइंग को, बेटे कंपनी सेक्रेटरी भी तो एक ह्यूमन बीइंग है। पहले आप एसीएस बनेंगे, 5 साल की प्रैक्टिस के बाद आप एफसीएस बन जाएंगे। आप बताइए मुझे कि एक ह्यूमन बीइंग को क्या चाहिए, क्या बेसिक नीड्स हैं। बेटे सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए और वेल बीइंग के लिए क्या चाहिए। आज बातें हो ही जाए बेटे, आज कोई पर्दा नहीं रहेगा। आज मन की बातें मन से होंगी, एक 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 इंसान के दिल की बातें दूसरे इंसान के दिल से होंगी। आप मुझे आज एक बेसिक क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं। आप जब सीएस बन जाएंगे, या एक ह्यूमन बीइंग को क्या जरूरत है, कंपनी सेक्रेटरी को क्या उसके बाद किस किस चीज की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, एज ए ह्यूमन बीइंग, चाहे वो रिक्शे वाला हो, चाहे वो संतरे बेचने वाला हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे वो बुश हो, चाहे वो बैरक ओबामा हो, इस दुनिया में कोई भी है, मृत्यु लोक में हम सब रहते हैं। बेटे हमें एक तो सर्वाइवल के लिए 3 चीजों की जरूरत है। इंसान मेहनत क्यों करता है बेटे? एक तो सर्वाइव करने के लिए। सर्वाइव में क्या, आपने सुना होगा, मूवीज बनी है, रोटी, कपड़ा और मकान। बेटे 3 बातें ऐसी हैं जिसके लिए हम सब मेहनत करते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। और वेल बीइंग के लिए मैं कहता हूं एक तो बेटे हमारे हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, तभी हम एंजॉय कर पाएंगे, और एजुकेशन होनी चाहिए। एजुकेशन तो देखिए अब आपको मिली गई, क्योंकि आप सीएस बन गए, तो बेटे मैं तो मानता हूं आप बन गए हैं। अब आप में से कुछ बच्चे ना मजाक कर रहे हैं, सोच रहे हैं, हंस रहे हैं कि अभी बने नहीं, ये मास्टर बोल रहा है बन गए। बेटे आपने ना एक मूवी नहीं देखी, द सीक्रेट, उसमें ये कहा गया कि जो आपको चाहिए ना फ्यूचर टेंस में, आप मानो कि प्रेजेंट टेंस में वो आपको मिल गया है। मैं यही टेक्निक फॉलो करता हूं, और मुझे ना जाने कितनी ऐसी चीजें मिलनी शुरू हो गई। विजुअलाइजेशन, जो आप फ्यूचर में चाहिए, आप मानिए कि वो आपको आज मिल गया है, ऐसा एहसास कीजिए। और मैं आप सबको रिकमेंडेशन करूंगा द सीक्रेट। बेटे गूगल में तो आप वैसे घूमते रहते हैं, गूगल बाबा से कहिए द सीक्रेट, हिंदी वर्जन, इंग्लिश वर्जन अवेलेबल है, डाउनलोड कीजिए। बेटे 1.5 घंटे की मूवी है, लेकिन यकीन मानिए आपकी दुनिया बदल देगी। एक बार देखने से नहीं, बार बार देखनी पड़ेगी। मैंने पता नहीं हजारों बार देख ली, और जितनी बार देखता हूं मुझे कुछ नई चीज दिखती है उसमें। तो आज मैं आपको एक सलाह देता हूं, सीक्रेट मूवी आपने जरूर देखी। तो मैं आ गया जी अपने मुद्दे में। मेरा मुद्दा क्या है, एक इंसान को क्या चाहिए।
बेटे एक तो उसको सरवाइव करना है और एक वेल बीइंग के लिए, सरवाइव के लिए रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए और हेल्थ चाहिए और एजुकेशन चाहिए। वैसे इससे ज्यादा कुछ जरूरत है नहीं, चाहे हम बहुत ज्यादा पैसे वाले भी बन जाए, चाहे हम बिल गेट्स कितने पैसे वाला, उसने अपनी वेल्थ ही डोनेट कर दी। बेटे वॉरेन बुफे, आप इतिहास को देखें, इतिहास भरा पड़ा है इन सभी चीजों से कि इससे ज्यादा की क्या जरूरत है। बेटे इससे ज्यादा तो कुछ कुछ आप खा भी नहीं पाएंगे। तो एक इंसान को ये चीजें चाहिए और क्या लगता है, ये सारी चीजें सर्वाइवल की और वेल बीइंग की भगवान हमें दे ही देता है। बेटे नेचर बनाया उसने, ऐसी कायनात बना दी है, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है कि हमें हमारी जरूरतें, बेसिक जरूरतें सर्वाइवल की और बेसिक जरूरतें वेलबींग की पूरी हो ही जाएंगी। तो फिर आप ये बताइए, हम ज्यादा ग्रोथ की बातें करें, मैं ये नहीं कह रहा कि ग्रोथ नहीं करनी चाहिए, सुनना जरा ध्यान से, मैं आपको ये कह रहा हूं कि हम ग्रो तो करें। ये जैसे मैंने ईयर्स लिखे, ये मैंने प्रॉफिट लिखा, बेटे प्रॉफिट तो बढ़ना ही चाहिए, लेकिन उस प्रॉफिट के साथ साथ हमें यह भी चेक करना है कि कहीं हम जो प्रॉफिट इस एनवायरनमेंट से कमा रहे हैं, जो प्रॉफिट हम इस सोसाइटी से अर्न कर रहे हैं, जो प्रॉफिट हम इस इकोनॉमी से ले रहे हैं, क्योंकि अगर इकोनॉमी ना होती, अगर पेड़ पौधे ना होते, अगर अगर सोसाइटी ना होती, अगर नेचुरल रिसोर्सेज ना होती, अगर अर्थ प्लैनेट ही ना होता, तो क्या हम वो कर पाते? अ बिग नो बेटे, बिल्कुल नहीं कर पाते। कहते हैं इंसान को अपनी 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 तरक्की से के साथ साथ बेटे सबका फायदा देखना है, सोसाइटी का, नेचर का, एनवायरनमेंट का, तब वो असली जीत है। तो मैं आज आपको यही बताने वाला हूं कि हमने एथिक्स किया था। एथिक्स के जब लेक्चर चैप्टर 1 में जाएंगे तो मैं बताऊंगा एनवायरनमेंट एथिक्स, प्रोडक्शन एथिक्स, फाइनेंस एथिक्स, बिजनेस एथिक्स, मार्केटिंग एथिक्स। लेकिन मैं आपको हल्का सा ट्रेलर दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि एनवायरमेंटल एथिक्स क्या चीज होती है। एनवायरमेंटल एथिक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनवायरमेंटल एथिक्स? बेटे हम अगर बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने लग जाएं, घूम सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, BMW में घूमे और दबाकर पेट्रोल यूज करें, कर सकते हैं, कर भी रहे कुछ लोग। मैं आपसे ये पूछने जा रहा हूं कि क्या ये ग्रोथ है? बेटे ये रियल ग्रोथ नहीं है। आप ऐसी रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं और उसका वेस्टेज कर रहे हैं जो आने वाले दिनों में खत्म हो जाएगी। बेटे हजारों साल लग जाते हैं कोयले को बनने में, बेटे हजारों साल लग जाते हैं पेट्रोल, गैसेस, डीजल्स, ऑयल्स को क्रिएट होने में, दोबारा से क्रिएशन में। और आज हम पैसे आ गए तो हम उन चीजों को ऐसे यूज कर रहे हैं जैसे आने वाली जनरेशन को वो कुछ चाहिए नहीं। मैं तो आपसे ये कहता हूं कि आप खुद सोचिए ना, जब हम दिवाली में ज्यादा पटाखे जलाते हैं, हमारी दिल्ली में, बेटे हमारी दिल्ली में इस बार यही हुआ, दीपावली के 2-3 दिन 4 दिन तक धुआं ही धुआं रहा, हमारे यहाँ पर क्लियर एटमॉस्फेयर ही नहीं रहा। तो हम आने वाली जनरेशंस को, अपने बच्चों को, अपनी सोसाइटी को क्या दे रहे हैं? ऐसी ग्रोथ किस काम की जब आपके पास मोबाइल फोन्स हैं 1-1 लाख रुपए के, आईफोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, टैबलेट्स हैं, एसी है, लेकिन उसका आने वाले दिनों में उस जो एनर्जी यूज कर रहे हैं वो खत्म हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगी, पानी पोल्यूट हो रहा है, पेट्रोल खत्म हो जाएगा। बेटे हम क्या दे रहे हैं अपने आने वाली जनरेशन को? सोचिए जरा, आप ध्यान से ये बात आपको सोचनी होगी, क्योंकि अब आप छोटे नहीं हैं बेटे, अब आप बड़े बन गए हैं। आपकी उम्र में तो पुराने जमाने में लोगों की मैरिजेस हो जाती थी, बच्चे तक हो जाते थे, आप छोटे थोड़ी मेरे बेटे। और आप सोसाइटी में रह रहे हैं, आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, बेटा आप दुनिया को देख रहे हैं, आप आज कैफे कॉफे डे में जा रहे हैं,
आप आज बरिस्ता में जा रहे हैं, आज आप बड़े बड़े मॉल्स में जा रहे हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये जो डेवलपमेंट हो रही है कहीं इससे एनवायरनमेंट को नुकसान तो नहीं पहुंचा, कहीं अर्थ प्लैनेट को डिप्लीशन तो नहीं हो रही, कहीं रिसोर्सेज वेस्टफुल तो नहीं हो रही, कहीं ऐसी रिसोर्सेज हम यूज तो नहीं कर रहे जो कभी रिप्रोड्यूस ही नहीं हो सकती, ऐसे मेथड्स तो नहीं कर रहे। बेटे ये आज एक चिंता का मुद्दा आ गया। तो इसी वजह से इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने एक 30 मार्क्स का सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट के ऊपर 4 स्टडी मटेरियल्स सीएस प्रोफेशनल मॉड्यूल 2 में डाल दिए। तो मैं भूपेश आनंद आज आपको यही बात कहने जा रहा हूं कि आने वाली जनरेशन के लिए हमें कुछ छोड़ के जाना है। ऐसा थोड़ी है बेटे कि हम ही यूज कर लें, ये कोई एथिक्स हुआ बेटे? नहीं बेटे, माना कि आज की जो जनरेशन है, अगर आप ध्यान से देखें बेटे, आज की जनरेशन वेस्ट बहुत कर रही है, पैसे खाने में, कपड़ों में, हेयर्स में, ब्यूटी में, इसमें लगा रही है। बेटे अगर हम सब चाहें तो उन रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि कल हमारी तो काम आएंगी, हमारे आने वाली जनरेशंस की तो काम आएंगी। बेटे सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है मुझे बताओ। सस्टेनेबिलिटी आपको क्या लगता है क्या मतलब होता है? जो मेरे हिसाब से सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है विच इज कंसिस्टेंट, which is continuing, which is consistent, which is continuing and which is persistent in nature। जो चीज लगातार ग्रो करती रहती है, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होती। जैसे गोल्ड के प्राइसेस अगर आप ध्यान से देखिए, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, नहीं बेटे। जो सस्टेनेबिलिटी का मतलब है जो ग्रोथ या जो भी चीज कंसिस्टेंटली, कॉन्टिन्यूइंग, परसिस्टेंटली रहती है, उसको कहते हैं बेटे सस्टेनेबल। अब मैं आपसे पूछूंगा कि आपको क्या लगता है ये जो गोल्ड के प्राइसेस हैं, ये जो गोल्ड के प्राइसेस ऊपर नीचे हो रहे हैं, क्या ये सस्टेनेबल है? नहीं बेटे, दे आर नॉट सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का मतलब है जो 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 कॉन्टिन्यूइंग बेसिस में ग्रो करे। आपने कभी शाइनिंग स्टार्स देखे हैं? कभी आप अपने घर की छत पे सोए रात को, आप कई बार देखेंगे कुछ स्टार्स गिर रहे होते हैं, शाइनिंग स्टार्स। बेटे शाइनिंग स्टार्स अच्छे जरूर लगते हैं, लेकिन उनकी लाइफ बहुत छोटी होती है। आज आप सीएस कर रहे हैं, क्या लगता है ये आपके लिए सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट देगा? ये सस्टेनेबल है या नहीं? बेटे बिल्कुल सस्टेनेबल है। आपने अपनी लाइफ के जवानी के साल इस कोर्स को करने में लगा दिए। आपकी जनरेशंस, आने वाली जनरेशंस, 2-3 जनरेशंस तक ये फायदा होने वाला है। बेटे आज आपने मेहनत की, आपको तो फायदा होगा ही, आपके बच्चों को, उनको भी फायदा होगा, क्योंकि उनके पापा और उनकी मम्मी कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड सेक्रेटरी है। तो इसको मैं कहूंगा ये सस्टेनेबल है। बट आप कोई छोटा सा बीपीओ में ज्वाइन कर लेते हैं, किसी बीपीओ की कंपनी में ज्वाइन करते हैं, आपको पैसे तो बहुत मिलेंगे, लेकिन आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। मान लेते हैं 2 दोस्त हैं, एक दोस्त ने बीपीओ ज्वाइन कर लिया और दूसरे दोस्त ने सीएस ज्वाइन कर लिया। अब 3-4 साल तक जिसने बीपीओ ज्वाइन किया उसको पैसे तो उसने बहुत कमा लिए, गाड़ी भी ले ली, क्रेडिट कार्ड भी हो गया, लेकिन पढ़ाई नहीं कर पाया और उसकी धीरे धीरे के आंखें, आईज वीक हो गई, धीरे धीरे उसको उसके चेहरे में ग्लो ही खत्म हो गया, क्योंकि बेटा रात को जागना था, सुबह सोना था, नेचर के अगेंस्ट। विजाविस एक रामलाल जिसने सीएस ज्वाइन कर ली, राम प्यारी जिसने सीएस ज्वाइन कर ली। बेटे इसने बड़ी मेहनत की, पैसे नहीं थे, तंगी थी, ट्रेनिंग की, कम ऑनरेरियम लिया, कम स्टाइपेंड में भी काम किया, चीजों को सीखा, और एक दिन वो कयामत वाला दिन बेटे डिग्री मिल गई।
अब आप ये बताइए सस्टेनेबल का मतलब क्या हुआ? कौन किसने सस्टेनेबिलिटी के लिए काम किया? बेटे रामलाल ने, राम प्यारी ने, जिसने मेहनत की और सीएस के लिए पागलपन किया, क्योंकि आने वाले दिनों में उसकी जो डेवलपमेंट होगी उसको हम कहेंगे लॉन्ग रन डेवलपमेंट। और वो जिसने बीपीओ ज्वाइन किया था बेटे, उसकी डेवलपमेंट लॉन्ग रन नहीं है, शॉर्ट रन की है। आप दूर क्यों जाते हैं? बेटे आप मुझे बताइए, मैं अगर आपके सामने विनोद कांबली, आप पता नहीं नाम सुना है या नहीं आपने, और मैं सचिन तेंदुलकर अगर आपके सामने रख दूं, दो पर्सनालिटीज आपके सामने सोचने के लिए रख दूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबिलिटी। विनोद कांबली मैं कहूंगा एक शाइनिंग स्टार था एक जमाने में, लेकिन उससे उससे वो ग्रोथ, वो ग्लो, वो ग्लैमरस लाइफ फेस नहीं की कर पाया बेचारा। और सचिन तेंदुलकर देख लीजिए, आज भी लोग जानते हैं और आज भी इज्जत करते हैं। बेटे विनोद कांबली ने, कहते हैं इस दुनिया में 3 डब्ल्यूज बड़े खराब हैं। मैं कहता हूं खराब तो नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा इस वजह से लोगों में इस वजह से ग्रो नहीं कर पाते। वाइन, बेटे ये मैंने सुना है, पता नहीं सच है या नहीं, आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूं। वाइन, वेल्थ एंड वुमेन, माय ऑल रिगार्ड्स टू वुमेन। मैं आपको ये एग्जांपल खाली दे रहा हूं कुछ बात समझाने के लिए। विनोद कांबली के पास एक समय ऐसा था जब ह्यूज सक्सेस मिल रही थी, जहां जाता था वहां पर उसको सक्सेस मिलती थी, लेकिन अचानक वो किसी चक्कर में पड़ गया और वो रैकेट बर्स्ट हो गया। और उसके बाद आज विनोद कांबली कहाँ है बेटे, कोई जानता भी नहीं है। मुझे तो लगता है आपकी जनरेशन को भी नहीं पता होगा कि हु इज विनोद कांबली। तो बेटे एक बहुत बड़ा इंडियन क्रिकेटर था। आज आप गूगल में जाकर चेक करिए कि क्या था, कब स्टार्ट किया, कितनी ग्रो की और अब क्या हो गया। और सचिन तेंदुलकर, तो बेटे आज मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं इन दो पर्सनैलिटीज के बीच में। एक पर्सनैलिटी विनोद कांबली, एक पर्सनैलिटी सचिन तेंदुलकर है। तो मैं आज आपके सामने 30 मार्क्स का पार्ट बी सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट शुरू कर रहा हूं। जरा कमर सीधी कर लें बेटे, कमर सीधी कर लें। सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? मैंने कहा जी 2.5 अक्षर प्रेम के, इसको अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, एक है सस्टेनेबिलिटी और दूसरी है डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी और डेवलपमेंट दोनों को जोड़ दें तो बेटे आता है सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट। मतलब ऐसी डेवलपमेंट, ऐसी ग्रोथ, ऐसी तरक्की जिसमें हम लॉन्ग रन में वो काम कर पाए, लॉन्ग रन में वो ग्रोथ रहे। ऐसा ना हो कि हम अभी तो डेवलप कर रहे हैं, अभी तो रिसोर्सेज को इतना यूज किया, इतना एक्सप्लॉइट किया, इतना क्लाइमेट को खराब कर दिया, इतनी पोल्यूशन कर दी, इतने वाटर पोल्यूशन कर दिया, इतना एयर पोल्यूशन कर दिया, इतनी ग्लोबल वार्मिंग हो गई कि आने वाले दिन अंधकार में जिए। बेटे वो डेवलपमेंट नहीं है। तो हम उस डेवलपमेंट की बातें करेंगे जहां पर आज से हम गंगा को क्लीन रखें, आज से ज्यादा पोल्यूशन एयर में ना करें, आज से हम ज्यादा एयर कंडीशन ना यूज करें, आज से हम पेट्रोल का यूज कम करें, ऑल्टरनेटिव सोलर एनर्जी को देखें। बेटे तभी तो हम जी पाएंगे, तभी तो आने वाली जनरेशन जी पाएंगी। ऐसी डेवलपमेंट को हम कहते हैं सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट। इंस्टीट्यूट ने इसको समझाने के लिए 4 स्टडी मटेरियल्स रखे हैं। बेटे एक स्टडी मटेरियल 14 है, वो बात करता है सस्टेनेबिलिटी की, वो बात करता है कुछ टर्मिनोलॉजीज की, लाइफ साइकिल की, ग्लोबल वार्मिंग की, एसिड रेन की, बड़ी सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। फिर एक स्टडी 15 है बेटे, वो कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग की बात करता है। आजकल सभी कॉर्पोरेट एंटिटीज को वो रिपोर्ट भी करना चाहिए कि भाई उन्होंने सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या ध्यान रखा। और बेटे फिर चैप्टर 16 है कि इस दुनिया में कन्वेंशंस कितनी हुई, ट्रीटीज कितनी हुई, लीगल फ्रेमवर्क क्या है इन रिलेशन टू सस्टेनेबिलिटी। और लास्ट चैप्टर है बेटे एब्सोल्यूट लायबिलिटी।
एब्सोल्यूट लायबिलिटी में हम बड़े सारे केस लॉस करेंगे जो आपने पहले भी किया होगा। तो दोस्तों आज मैं तीनों लेक्चर्स को कंक्लूड कर रहा हूं। इंट्रोडक्टरी लेक्चर 1, अभी इंट्रोडक्टरी लेक्चर 2 और इंट्रोडक्टरी लेक्चर 3। लेकिन अभी पहले मैं सस्टेनेबिलिटी के बारे में बताऊंगा, लिखवाऊंगा और फिर मैं तीनों लेक्चर्स को कंक्लूड कर दूंगा। मतलब आज आपको समझ आ जाएगा कि एथिक्स, गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी में क्या क्या है, क्या क्या करना है, क्यों करना है, लॉजिक क्या है। आप आज फ्लो चार्ट प्रिपेयर करेंगे। तो आइए दोस्तों, आइए थोड़ा सा लिख ले। रजिस्टर बेटे खोलने बड़ी मेहनत से मैंने आपके लिए स्लाइड्स प्रिपेयर की है, बड़ी मेहनत की है बेटे, बड़ी मेहनत की है। मैं चाहता हूं कि आप आज रजिस्टर के लास्ट बेटे इंट्रोडक्टरी लेक्चर 3 है बेटे, कल से या आज से ही मैं मेन चैप्टर्स की रिकॉर्डिंग शुरू कर दूंगा। तो आप ही के लिए तो लेकर आया हूं। आज मैंने शाहरुख खान की ओम शांति ओम दिखानी है, आज मैंने कैटरीना कैफ की पैसों की बातें करनी है, आज मैं कुछ पीपीटीज दिखाऊंगा, आज मैं आपको कायनात की बातें बताऊंगा। तो बेटे झटपट झटपट रजिस्टर ओपन करो मेरे बेटे। तो कुछ अभी भी ढीले ढीले बैठे, अरे शर्म करो यार। एथिकली आप क्यों ऐसे बैठे हो बेटे? आपको अच्छे और बुरे में अंतर जानते हो तो फिर बेटे अच्छा तो यही है ना, रजिस्टर खोलो, मेरी बातों को सुनो, कमर सीधी रखो और लिखना शुरू करो। करो बेटे करो। नहीं बेटे अभी भी कुछ ढीले ढीले बैठे, थप्पड़ मारूंगा बेटे। बेटे नहीं, मुझे आपका भला चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप प्रोफेशनल मॉड्यूल 2 में इतने सारे नंबर लेके आ जाओ कि मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 3 की आप हेल्प कर पाओ। बेटे अगर आप तीनों ग्रुप दे रहे हो तो मॉड्यूल 2 ही ऐसा मॉड्यूल है जो आपके एवरेज बनाएगा 50% की, एवरेज बनाएगा 50% की। तो प्लीज ईमानदारी से लिखना शुरू करते हैं। पार्ट बी सस्टेनेबिलिटी, पार्ट बी सस्टेनेबिलिटी बेटे 30 मार्क्स की है, बेटे 30 मार्क्स की है सस्टेनेबिलिटी। बेटे 4 स्टडी मटेरियल्स हैं, 2 क्वेश्चंस हैं, 5th और 6th में चॉइस है। आइए आइए शुरू करते हैं बेटे। बेटे 4 चैप्टर के नाम है, वैसे तो आपकी स्टडी में है ही, मैं आपको स्टडी दिखाऊं, आपकी स्टडी में बेटे, बेटे ये आप ही की स्टडी में। ये देखिए बेटे मैंने आज कुछ इमेजेस भी आपके लिए डाउनलोड किए, एथिक्स के ऊपर, गवर्नेंस के ऊपर और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। बड़ी मेहनत की है बेटे, बड़ी सारी मेहनत की है और आने वाली क्लासेस में बहुत मजा आने वाला है क्योंकि मैं सभी कुछ प्रैक्टिकली बताऊंगा। मैं आपको रोजमर्रा के वीडियोस दिखाऊंगा, मैं आपको विवश कर दूंगा सोचने में। और जब आपको लॉजिक समझ आ जाएगा तो कुछ रटना थोड़ी पड़ेगा। और साथ साथ हम आने वाले दिनों में क्लास नोट्स लिखेंगे, थोड़े थोड़े क्लास नोट्स और थोड़ा थोड़ा बुक, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा मैजिक। बेटे मजा आएगा, हम मजे करने वाले हैं। आइए आइए, मैं बेटे स्टडी दिखा रहा हूं, पहले आप ही की स्टडी है बेटे। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने दी है बेटे, मॉड्यूल 2 पेपर 6 है बेटा। ये देखो बेटे इसमें 4 चैप्टर्स हैं जो हमें इस सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट में कवर करनी है। देखो अभी जी पार्ट बी 30 मार्क्स दिख रहा है जी, थोड़ा सा बड़ा कर दूं बेटा, पीडीएफ फाइल है, बड़ी हो सकती है, कोई टेंशन की बात ही नहीं। लो जी, नंबरिंग गलत है उसकी छोड़ दी, चलिए मैं नंबर वाली बता देता हूं आपको, जहां पे नंबर प्रॉपर भी हो। तो एक बच्चा कह रहा है हमने देख लिया, कोई बात नहीं बेटा, मेरा मन है आपको दिखाने का। एक बार आपको बताऊं तो सही कि आपको इंस्टीट्यूट ने एक स्टडी भी दी है जो आप कबाड़ी वाले को बेचने वाले हैं। वैसे अगर आपने मेरी बुक ले ली ना एथिक्स की, तो बेटे आप ये समझ लीजिए इसमें सब कुछ मैंने वैसे ही कवर कर दिया है। आपकी स्टडी, आपके इसमें क्वेश्चंस सब कुछ वैसे ही कवर्ड है बेटे, तो कोई घबराने की बात है नहीं। ये लीजिए आ गया जी, आ गया लेक्चर लेसन 14 सस्टेनेबिलिटी। तो इसमें क्या क्या है, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट, रोल ऑफ बिजनेस,
टर्मिनोलॉजीज, व्हाट इज कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी, फिर लेसन राउंड अप, कंक्लूजन्स। बेटे उसके बाद लेक्चर लेसन 15 या चैप्टर 15, फिर चैप्टर 16 फ्रेमवर्क ट्रीटीज, कि हमने क्या क्या ट्रीटीज किए, क्या क्या समझौते किए, क्या क्या अंडरस्टैंडिंग्स किए, कि जो नुकसान हो गया हो गया। बेटे ओजोन लेयर मेरी कमजोर हो गई, बेटे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बेटे एसिड रेन हो रही है, बेटे पानी पोल्यूट हो रहा है, बेटे पेट्रोल खत्म हो रहा है, बेटे हम कहाँ जाएंगे। इसलिए हम इन सब चीजों को आज समझ लेंगे। तो टोटल 4 स्टडी मटेरियल्स हैं जो हमने करने हैं, और बड़ा इंपॉर्टेंट केस लॉ, रूल ऑफ रैलैंड वर्सेस फ्लेचर, बड़ा ही प्यारा सा केस लॉ है बेटे, ये मैं आपको कराऊंगा। ये आपने पहले भी किया हुआ ये केस लॉ, उसके उसके खेत में पानी आ जाता है, गोल्ड माइन वगैरह देखेंगे। ये बेटे मैं यहाँ पर इसको बंद कर रहा हूँ। तो आइए जल्दी से एक बार, भले आपने देख लिया, लिख लीजिए चैप्टर 14 सस्टेनेबिलिटी। लिखना है, लिखना है, मैं कह रहा हूं ना लिखना है तो लिखना है, कमर सीधी करके लिखो, समझदार ना बनो ज्यादा कि लिखा हुआ चैप्टर के नाम है तो नहीं। बेटे बेटे मोहब्बत करानी है इससे, मुझे इससे दोस्ती करनी है आपने, तो आपको उस दोस्त की सारी बातें समझनी है। लिखिए चैप्टर 15 कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, चैप्टर 16 में कन्वेंशंस, ट्रीटीज एंड लीगल फ्रेमवर्क, चैप्टर 17 में प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी। बेटे मेरे को 17 के 17 स्टडी मटेरियल्स रटे हुए हैं, रटे हुए हैं, और ये 1-2 महीने की तो बात है, मुझे तो ये सब्जेक्ट भी नहीं पता था यार, मेरे कोर्स में था ही नहीं। कहते हैं इंसान अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता। आप और मैं जब इस दुनिया में आए थे तो क्या हमें पता था ए फॉर एप्पल है? कैसे पता चला? प्रैक्टिस की, देखा, लिखा, पढ़ा। तो बेटे इस दुनिया में नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बस आपको उस चीज के पाने का पागलपन होना चाहिए। आइए जी, आइए पहला पॉइंट हम लिखेंगे, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल। अभी मेन लेक्चर शुरू नहीं हुए, आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर 3 है। मैं आज आपको सस्टेनेबिलिटी की बातें बता रहा हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल बता चुका हूं। मैं चाहता हूं 1-2 बातें लिखेंगे ना तो आप, क्योंकि मेरे से दूर बैठे और थ्योरी का है, तो आपको मेरे को बांधना है और मेरे को भी बंधना है, तो मैं चाहता हूं कि आप लिखें। बेटे लिखावट, ये लिख लिख कर ही हम एक दूसरे से बंध रहे हैं। आइए, इट मीन्स विच कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग रन, लॉन्ग टाइम। बेटे सस्टेनेबिलिटी उसको बोलते हैं, विच कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। सस्टेनेबल का मैं अगर डिक्शनरी मीनिंग देखूं तो मेरे को यही समझ आता है, ऐसी चीज जो लंबे समय तक सरवाइव करेगी। जैसे आपका सीएस का ज्ञान कभी चोरी नहीं होता। बेटे विद्या एक धन ऐसा है जो कभी चोरी नहीं हो सकता, ये हमेशा सस्टेनेबल रहेगा, चलता रहेगा, और युगों युगों तक आपके पास ये विद्या रहेगी। तो देखते हैं एग्जाम्पल, प्राइसेस ऑफ गोल्ड पर 10 ग्राम्स। बेटा 10 ग्राम के ऊपर ही होते हैं, इसलिए मैंने ऐसे बोला। ऑलवेज मूविंग, नॉट सस्टेनेबल। सस्टेनेबल अलग चीज होती है बेटे, मूविंग अलग चीज होती है। हमें सस्टेनेबल चाहिए, अप्स डाउन्स नहीं चाहिए। धीरे धीरे सस्टेनेबल का मतलब है जो लंबे समय तक चले। बेटे मजा तो उसी में ही है ना। अमिताभ बच्चन की लाइफ को देखें और धीरू अंबानी जी की लाइफ को देखें। मेरा ये पर्सनल व्यू है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं, कि अमिताभ बच्चन जी की लाइफ में भी बड़े अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन वो धीरे धीरे सस्टेन कर गए। और धीरू भाई अंबानी जी आज हमारे बीच में नहीं है। बेटे उन्होंने बड़े अप्स देखे, बड़े अप्स देखे, लेकिन आज वो सस्टेन नहीं कर रहे। रिलायंस इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही है, मैं अभी इंडिविजुअल्स की बातें कर रहा हूं। मैं ये मानूंगा कि अमिताभ बच्चन साहब ज्यादा सक्सेसफुल हैं एज कंपेयर टू धीरू भाई अंबानी। बेटे ग्रोथ हो जो आपकी हेल्थ को भी ध्यान दे, आपके सोशल को भी ध्यान दे, इकोनॉमिक को भी ध्यान दे, प्रोफेशनल को भी ध्यान दे। एक ही फील्ड में ग्रो करना कोई ग्रोथ नहीं है। अमिताभ बच्चन साहब ने, अगर आप ध्यान से देखें, सोसाइटी के लिए ध्यान दिया,
पर्सनल अपनी फैमिली के लिए ध्यान दिया, प्रोफेशन में ध्यान दिया, और आने वाली रिलीजियस में ध्यान दिया। लेकिन धीरू भाई अंबानी जी ने डेवलपमेंट तो अमिताभ बच्चन से ज्यादा की, लेकिन हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया। आपने मूवी देखी थी गुरु? गुरु तो बेटे ग्रो क्या, ग्रोथ का मतलब क्या, सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या, जो लंबे समय तक रहे, लॉन्ग रन में रहे। तो बेटे मैंने एग्जांपल दूसरा लिखा विनोद कांबली का, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आप खाली हिंट तो जरूर लिख लें। वाइन वेल्थ वुमेन, वाइन वेल्थ वुमेन, वाइन वेल्थ वुमेन, विनोद कांबली वर्सेस सचिन तेंदुलकर। और मैंने एक एग्जांपल दिया धीरू भाई अंबानी वर्सेस अमिताभ बच्चन, धीरू भाई अंबानी वर्सेस अमिताभ बच्चन। आइए जी आगे लिखेंगे बी पॉइंट। बेटे फर्स्ट पॉइंट ही चल रहा है, ये देखो ये पॉइंट 1 था, इसका ए पॉइंट लिखा आपने, अब इसी का बी पॉइंट लिख रहे हैं। पहले हमने सीखा व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी, अब हम सीख रहे हैं व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट मींस लॉन्ग टर्म ग्रोथ अलॉन्ग विथ, लॉन्ग टर्म तो है क्योंकि सस्टेनेबिलिटी का मतलब लॉन्ग टर्म है, डेवलपमेंट का मतलब ग्रोथ है। इट मींस लॉन्ग टर्म ग्रोथ along with consistently and continuing features, along with consistency and continuing features। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा शूटिंग स्टार्स, गिरते हुए तारे अच्छे तो लगते हैं लेकिन उनकी लाइफ छोटी होती है। बेटे हमें थोड़ी सी स्माइल, थोड़े से मजे नहीं चाहिए, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस चाहिए। तो अभी आप मोबाइल फोन को यूज कम करें, आप आलतू फालतू के वेबसाइट्स ना देखें, आप अगर अभी से ज्यादा ध्यान देंगे तो आने वाले दिनों में आपको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस मिलेगी। भले अभी के मजे आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है बेटे हम सब लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के लिए मेहनत कर रहे हैं। आप हमेशा खुश रहना चाहते हो या कुछ समय के लिए खुश रहना चाहते हो, बट नेचुरल आंसर आएगा हमेशा के लिए खुश रहना चाहते हो। चलिए जी बी पॉइंट लिख लिया फर्स्ट का, तो मैं आ गया जी, मैं आ गया, ये सेकंड पॉइंट हुआ। ये चलिए इसको ऐसा करते हैं, इसको 2 कर देते हैं क्योंकि फिर नंबरिंग आगे की खराब हो जाएगी। नंबर 3 बेटे लेक्चर 1 जब मैं एथिक्स का शुरू करूंगा उसमें बताऊंगा टाइप्स ऑफ एथिक्स क्या क्या होते हैं, एनवायरमेंटल एथिक्स क्या होता है, बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं, प्रोडक्शन एथिक्स क्या होते हैं, फाइनेंस एथिक्स क्या होते हैं, एचआरएम एथिक्स क्या होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज एथिक्स क्या होते हैं, वो सब डिस्कस करेंगे। मैं अभी सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट में हल्का सा यूज लेना चाहता हूँ एनवायरमेंटल एथिक्स का। तो प्लीज थर्ड पॉइंट लिखें एनवायरमेंटल एथिक्स बेसिक पर्पस इज, बेसिक के स्पेलिंग ठीक नहीं है, बेसिक पर्पस, एनवायरमेंटल एथिक्स के बेसिक पर्पस, एनवायरमेंटल एथिक्स बेसिक पर्पस। बेटे एनवायरमेंटल एथिक्स का बेसिक पर्पस क्या है, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट। इट मे बी नोटेड दैट एनवायरमेंटल एथिक्स डील्स विद प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। बेटे ये जो भगवान ने हमें पानी दिया, हमें हवा दी, हमें रिसोर्सेज दी, इन सब का प्रोटेक्शन करना, इन सब का रख रखाव करना, इसको संभाल के रखना, बेटे इसी का तो नाम है, इसी का तो नाम है सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट। आप ये बताइए आप ज्यादा यूज कर भी लेंगे तो वेस्ट ही जाने वाला है, क्योंकि आपको सब चीजों की इतनी जरूरत तो है नहीं, जितनी जरूरत है भगवान दे ही देगा, तो फिर वेस्ट क्यों करना। चलिए जी इन द वर्किंग ऑफ बिजनेस फोर्थ पॉइंट में आ जाइए भगवान। ओ माय गॉड, एक मूवी आई थी ओ माय गॉड, मैं उस गॉड की बात नहीं कर रहा, मैं लिख रहा हूं गॉड, भगवान, हे भगवान हैज प्रोवाइडेड, भगवान ने सारी चीजें दे दी हमारे को इस दुनिया में रहने के लिए, विच वी नीड, जो हमें चाहिए। एक तो नीड ही है नीड 1 और एक नीड ही है नीड 2।
आहा आहा, एक बच्चा कहता है एक नीड और भी है, बता दो बेटे। उस नीड के बिना जी सकते हो आप, लग्जोरियस नीड्स के बिना जी सकते हो। परफ्यूम नहीं लगाया तभी मरोगे थोड़ी, बहुत बढ़िया कलर प्लस के कपड़े नहीं भी पहने तभी मरोगे थोड़ी। मैं कह रहा हूं जीने के लिए, इस जीने के लिए क्या क्या चाहिए बेटे? रोटी, कपड़ा और मकान और एजुकेशन चाहिए वेल बीइंग के लिए, हेल्थ के लिए। आइए आइए आइए, उम्र सीधी बेटे, ढीले नहीं बैठना है। गॉड हैज प्रोवाइडेड ऑल द थिंग्स विच वी नीड फॉर सर्वाइवल एंड फॉर वेल बीइंग। ठीक है जी। तो फिर आगे फिर क्या लिखना है? ऑल द अबव थिंग्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोक्योर्ड थ्रू नेचुरल एनवायरनमेंट। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, ये कपड़ा, ये बोर्ड, ये पेन, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमने एनवायरनमेंट से लिया है, नेचर से लिया है, कायनात से लिया है। बेटे पेजेस बनते हैं तो कितने पेड़ कटे काटे जाते हैं बेटे पेपर के लिए। तो लिखे ऑल द अबव थिंग्स, रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब कुछ कहां से मिला बेटे? इट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोक्योर्ड थ्रू नेचुरल एनवायरनमेंट। हेंस इट बिकम्स ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी जवाबदेही, ये हमारी अकाउंटेबिलिटी बन जाती है। क्योंकि जब हम ऊपर जाएंगे ना तो भगवान देखेगा कि यार ये इस बंदे ने नीचे गया किया क्या, वेस्ट तो नहीं की चीजें। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यूज इन प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब क्या है? समझदारी। बेटे प्रूडेंस कंसेप्ट होता था अकाउंट्स में, प्रूडेंट। हेंस ह्यूमन एंड नेचर शुड कोएग्जिस्ट। बेटे ह्यूमन भी और नेचर भी दोनों को एग्जिस्ट करें तब मजा है, सब रहे, सबका साथ सबका विकास। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ना, तो बेटे वो सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट की बातें होती है। एक फैमिली में एक मेंबर ने ग्रो कर भी लिया, बाकी मेंबर्स वैसे ही रह गए, तो फैमिली ग्रो थोड़ी करी। या एक सिटी ने ग्रो कर लिया और बाकी सब सिटीज ऐसी रह गई, तो ग्रोथ नहीं है। एक स्टेट ने, बेटे जब तक गांव, प्रांत, जिला, स्टेट ये सब नहीं ग्रो करेंगे मेरी इंडिया के, तब तक इंडिया को डेवलप कंट्री नहीं कहा जाएगा। और वो तभी ग्रो करेंगे जब हम इस एनवायरनमेंट से जो चीजें मिली हैं उसका रख रखाव करें, उसकी प्रिजर्वेशन करें, उसकी कंजर्वेशन करें, उसको आलतू फालतू यूज ना करें। चलिए जी बेटे, बेटे आइए बेटे, पूरा नहीं हुआ फोर्थ पॉइंट। हेंस ह्यूमन एंड नेचर शुड कोएग्जिस्ट हार्मोनियसली, हार्मोनियसली, प्यार मोहब्बत से, सो दैट नॉट ओनली present generation but also future generation, but also future generation, social and economic requirements being fulfilled। बेटे आज की बात नहीं करें, आज तो हम जी लेंगे, मजे कर लेंगे, लेकिन हमारे आने वाली जनरेशंस क्या करेंगी? रोएंगी हमारे ऊपर, हमें बददुआएं देंगी। तो हम यही करने जा रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी डेवलप। अब बेटे मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूं इस 30 मार्क्स में। तो व्हाट इज कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी? क्योंकि हम कंपनी सेक्रेटरी बनने वाले हैं। मैं तो बन गए बेटे, हम तो बन गए, हम तो बन गए बेटे, सॉरी बेटे बन गए। तो कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है? ऐसी पॉलिसीज बनाना, ऐसे प्लान्स बनाना, ऐसी स्ट्रेटेजीज रखना जिससे एनवायरनमेंट की, इकोनॉमी की, सोशली भी सभी की ग्रोथ हो। तो 5 नंबर पॉइंट लिख रहे हैं कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी। बस बेटे लास्ट पड़ाव पे हैं, लिखिए इट इज फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान्स, इट इज फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान्स, पॉलिसीज, पॉलिसीज दैट रिवॉल्व, जो घूमती रहती है, किस जैसे अर्थ घूमती है सन के आसपास, दैट रिवॉल्व अराउंड सोशल एंड इकोनॉमिक एनवायरमेंटल कंसिडरेशंस।
बेटे बड़ी प्यारी बात बोली है मैंने, कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी, इट इज द फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान्स, policies that revolve around social and environmental considerations। मोटा मोटी जब आपको बात समझ आ चुकी है जो मैं कहने जा रहा हूं, अब बेटे आपकी स्टडी मटेरियल में क्या क्या है, एक एक दो दो लाइन में मैं हल्का सा उसकी ट्रेलर दे रहा हूं। जैसे आप मूवी में देखने जाते हैं, मूवी कोई देखने गए लेकिन ट्रेलर किसी और का मिलता है इंटरवल में या स्टार्टिंग में, और आप ट्रेलर भी मिस नहीं करते क्योंकि पैसे पूरे दिए, करना भी नहीं चाहिए। तो मैं आपको ट्रेलर दे रहा हूं स्टडी 14 का, स्टडी 15 का, स्टडी 16 का, स्टडी 17 का। बेटे ट्रेलर से पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आपके आपके जितने भी स्टडीज हैं उनको कुछ कंसेप्ट्स में, क्वेश्चन आंसर्स में डिवाइड किया है। जैसे आपका स्टडी 14 अभी दिखाऊंगा, वो मेरा चैप्टर 14 है मेरी बुक का, तो इसमें मैंने बेटे 3 कंसेप्ट्स लिखे। सस्टेनेबिलिटी क्या होती है, सस्टेनेबिलिटी की टर्मिनोलॉजीज की बातें की है, उसकी पीपीटी बनाई है, और कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी क्या होती है। और बेटे इसके मैंने 9 क्वेश्चंस लिखे, बेटे 9 क्वेश्चंस लिखे आंसर्स के साथ, इमेजेस भी लिखी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके 70 प्लस आए। देखिए बेटे 16 तो इमेजेस लिखी, ये देखिए, ये देखिए क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर। बेटा लास्ट ईयर के सारा पेपर्स, आपकी स्टडी, आपका आरटीपी, आपका मॉडल पेपर, सब कुछ कवर किया है। कोई टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, टेंशन लेने का नहीं। बेटे इतना कुछ बना दिया। अब मार्केट में अगर आप बुक्स देखें तो बेटे क्वेश्चन आंसर फॉर्म की है ही नहीं। तो मैंने ये जो बुक प्रिपेयर की है आप ही के लिए बनाई है क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। आइए आइए, पहले तो मैंने आपको स्टडी 14 के बारे में बता दिया। अब देखिए जी 15 क्या कहती है। 15 बेटे आपका जो चैप्टर 15 स्टडी 15 है, मैंने उसको चैप्टर 15 माना, उसमें भी 3 कंसेप्ट लिखे बेटे, और उसमें मैंने 10 क्वेश्चंस लिखे और 14 इमेजेस लिखी। ठीक है जी, इसमें भी हम देखें बेटा ये सब करने वाले, बड़ी प्यारी प्यारी मेहनत से बेटे इमेजेस बनाई है, क्वेश्चंस बनाए हैं, आंसर्स बनाए हैं, बड़ी मेहनत की है बेटे, बहुत मेहनत की है। आप सोच भी नहीं सकते कि मैंने जितनी मेहनत की है। और मजे की बात है इस मेहनत में मैंने एंजॉय बहुत किया है, क्योंकि मेरे लिए नया था। और बेटे इतना एंजॉय किया, इतना एंजॉय किया इस पेपर को प्रिपेयर करने में कि बस मजा आ गया। और आज लेक्चर्स डिलीवर कर रहा हूँ। अब थोड़ी ठंड मिल रही है कि जो मुझे पता था, जो मैंने सीखा पिछले 1-2 महीनों में, सब डिलीवर कर दिया। आइए बेटे, ये हो गई हमारी स्टडी नंबर 15। मैं आ गया जी 16 के बारे में थोड़ा सा बता दूं। चलिए बेटे गलती से मेरे से प्रेस हो गई। 16 कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, ये देखिए बेटे, बेटे 16 है लीगल फ्रेमवर्क, कन्वेंशंस, ट्रीटीज एंड एनवायरमेंटल एंड सोशल एस्पेक्ट्स। मैंने बेटे 5 कंसेप्ट्स में डिवाइड किया है। यूनाइटेड नेशंस में क्या हुआ, क्योटो में क्या हुआ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का मतलब क्या है, और 12 कंसेप्ट्स हैं बेटे, 12 क्वेश्चन आंसर है, सॉरी 12 क्वेश्चन आंसर्स बनाए, बड़ी मेहनत की है बेटे। तो फिर लास्ट में आ गए जी, लास्ट है 17, ये लीजिए प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी। बेटे 3 कंसेप्ट्स में बनाए, तो लगभग 15 से 20 कंसेप्ट्स हैं जो आपको 30 मार्क्स लेकर आ सकते हैं, और 20 से 25 क्वेश्चंस हैं जो आपको जीत दिला सकते हैं, और आप अपना झंडा फहराएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। लाइफ इज लाइक राइडिंग अ बाइसाइकिल। हाय क्या बात लिख दी, लाइफ। और बेटे मैंने अपनी बुक में ना जगह जगह मोटिवेशनल बातें लिखी हैं, पिक्चर्स लिखी हैं, जिससे कि आप जब भी ठंडे पड़ेंगे मैं आपकी बैटरी चार्ज कर दूंगा, और जब आपकी बैटरी चार्ज होगी दोबारा पढ़ेंगे। बेटे हम सब कई बार डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई बार नेगेटिव थॉट्स में चले जाते हैं, और घंटे दिन महीने वेस्ट कर देते हैं। उन सभी बातों का ध्यान रखते रखते मैंने आपके लिए कुछ मोटिवेशनल चीजें भी लिखी है। तो ये बुक नहीं ग्रंथ है बेटे। आने वाले दिनों में आप देखना कितनी डिमांड होगी इन क्लासेस की और इस बुक की।
आज मैं आपको दे रहा हूं ये सारी बातें। चलिए जी, चलिए चलिए पहले थोड़ा सा लिखते हैं, फिर मैं पीपीटी बताऊंगा कि मैंने पीपीटी क्या प्रिपेयर किया। चलिए शुरू करते हैं। 6 पॉइंट, हेडिंग लिखिए डिस्क्रिप्शन ऑफ आईसीएसआई स्टडी मटेरियल। अब कुछ ना समझदार बच्चे बन रहे हैं, चालाक हैं। अच्छा एक चीज बता दूं, जो ज्यादा चालाक होते हैं ना वो घाटे में रहते हैं, और जो घड़ा खाली होता है ना, जिसमें पानी नहीं होता, वो आवाज ज्यादा करता है। और जो समझदार बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, लिख लेते हैं। बार बार उनको कहा नहीं जाता, थप्पड़ मारूंगा नहीं लिखा दो, लिखो लिखो। चैप्टर 14 सस्टेनेबिलिटी, ये नाम है। वी विल डिस्कस इन 3 कंसेप्ट्स, हम इसको 3 कंसेप्ट्स में डिस्कस करेंगे और 9 क्वेश्चंस और आंसर्स में डिस्कस करेंगे। और इसमें क्या क्या बातें करेंगे, सस्टेनेबिलिटी की बातें करेंगे, इंट्रोडक्शन की बातें करेंगे, टर्मिनोलॉजीज की बातें करेंगे, कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी की बातें करेंगे, कार्बन फुटप्रिंट की बातें करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग की बातें करेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट की बातें करेंगे। ये सारी बातें हमने डिस्कस करनी है बेटे चैप्टर 14 में। फिर हम आएंगे 15 कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स। बेटे चैप्टर 15 का नाम यही है, कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स। वी विल डिस्कस सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग एंड ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव्स। ग्लोबल इस दुनिया में क्या हुए, इन 3 कंसेप्ट्स एंड 10 क्वेश्चंस। कि रिपोर्ट कैसे देनी है, क्या टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं, वो बेटे हम 10 क्वेश्चंस में और 3 कंसेप्ट्स में करेंगे। लिखना है बेटे, लिखना है। आप बार बार मेरे से मत पूछो यार, मत ढीले हो, कमर सीधी करो, मुंह छोटा मत करो। मैं पास कराऊंगा बेटे, 70+ मैं लेकर आऊंगा। आप मेरी बात तो मानो, खून तो दो, मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा इस इंस्टीट्यूट से और झंडा फहरा के आऊंगा। विश्वास तो करो यार। चलो लिखो चैप्टर 16 लीगल फ्रेमवर्क, कन्वेंशंस, ट्रीटीज, एनवायरमेंटल एंड सोशल एस्पेक्ट्स। हम 5 कंसेप्ट्स में और 12 क्वेश्चंस में डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट है बेटे 17 प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की बातें करेंगे, एब्सोल्यूट लायबिलिटी की बातें करेंगे, रेलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस की बातें करेंगे। कितने कंसेप्ट्स में, एक बच्चा पूछ रहा है बेटे, 3 कंसेप्ट्स में और 5 क्वेश्चंस। 3 कंसेप्ट्स और 5 क्वेश्चंस। तो ये है सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट का मटेरियल। पढ़ना कहां से बताया है, क्या बताया, एक हल्का सा ट्रेलर दिया। लेक्चर्स हम डिस्कस करने वाले हैं। आज के लेक्चर का आखिरी पड़ाव इतना प्रीशियस है कि मैं बता नहीं सकता। ये लास्ट पॉइंट जो 7th अब आप लिखेंगे ना, ये समझ लीजिए इंट्रो लेक्चर 1 प्लस इंट्रो लेक्चर 2 प्लस इंट्रो लेक्चर 3, तीनों को मिक्स कर दे, उसका बादाम रोगन बनाए, च्यवनप्राश बनाए झंडू का। तो बेटे ये आपके सामने चीजें आती हैं। आज आ जाइए, बस पॉइंट नंबर 7 को ध्यान से देखेंगे। और उससे पहले मैं आपको बताऊं, मैंने आपके लिए बड़ी सारी आने वाली क्लासेस में स्लाइड्स भी प्रिपेयर की, एनवायरमेंटल एथिक्स की बातें की। जैसे मैंने बताया, मैं सब कुछ आपको मूवीज से, वीडियो से, लॉजिक से, यूट्यूब से, गूगल से, साइट से, पीपीटी से बताऊंगा। और एक भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ूंगा जो आपको नहीं पता होगा। आइए जैसे मैंने आपके सामने ये रखा, ये देखिए, ये अर्थ प्लैनेट की बात कर रहे हैं। ये अर्थ प्लैनेट है बेटे। फिर मैंने उसके बाद वाटर पोल्यूशन की बातें की, फिर लैंड पोल्यूशन की बातें की, फिर मैंने उसके बाद एयर पोल्यूशन की बातें की। फिर बेटे आजकल एसिड रेन हो रही है, बारिश हो रही है बेटे, एसिड वाली बारिश पड़ती है तो यहाँ पे खुजली होनी शुरू हो जाती है लोगों को। एसिड रेन, एसिड गैसेस नीचे आ रही है बेटे। ग्लोबल वार्मिंग की बातें हो रही है। आपको पता ही है आजकल बेटे सर्दी तो नाम की रह गई, कितनी गर्मी पड़ रही है, क्योंकि हमारे अर्थ के ऊपर जो ओजोन लेयर है वो